नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर सर। और दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे उपभोक्ता संरक्षण टॉपिक पर। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण टॉपिक की बात की जाए तो इससे पहले दो वीडियो में यहाँ पर चर्चा की गई थी उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। दोस्तों, आज उपभोक्ता संरक्षण पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर चर्चा करेंगे उपभोक्ता न्यायालय पर। किस पर चर्चा करेंगे दोस्तों? उपभोक्ता न्यायालय पर। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता न्यायालय। उपभोक्ता न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता न्यायालय की बात की जाए तो उपभोक्ता न्यायालय क्या है? तो दोस्तों, भारत में भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान के लिए, किसके? उपभोक्ता की शिकायतों के समाधान के लिए, निवारण के लिए त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालय की यहाँ पर व्यवस्था की गई है दोस्तों। और ये जो व्यवस्था की गई है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई है दोस्तों। किसके अंतर्गत? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किए गए। तो यहाँ पर 3 न्यायालय गठित किए गए हैं जिसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो इन न्यायालयों में केवल उपभोक्ता मामलों की ही सुनवाई की जाती है। अन्य जो प्रकरण है, अन्य जो विवाद है, उन प्रकरण की या विवादों की बात की जाए तो उनकी यहाँ पर सुनवाई बिल्कुल भी नहीं की जाएगी दोस्तों। केवल यहाँ पर उपभोक्ता से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं की यहाँ पर सुनवाई की जाती है दोस्तों। क्योंकि अन्य समस्याओं के निदान के लिए, निवारण के लिए अन्य न्यायालय होते हैं दोस्तों। केवल यहाँ पर जो न्यायालयों का गठन हुआ है उपभोक्ता मामलों की सुनवाई के लिए ही इनका गठन यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर चर्चा की जाए तो यहाँ पर बात करें तो उपभोक्ता न्यायालय की, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत त्रिस्तरीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई दोस्तों? त्रिस्तरीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है दोस्तों। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा गया है। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा गया? इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा गया है। तो दोस्तों इसे जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा गया है। इसलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा गया है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया दोस्तों? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये अर्ध न्यायालय की स्थापना की गई यहाँ पर, वो कौन कौन से यहाँ पर गठित किए गए? क्योंकि अन्य न्यायालय के अपेक्षा इसको आधी ही शक्तियां प्राप्त हैं। केवल इसका जो दायरा है वो उपभोक्ता न्यायालयों के विवाद को या निवारण के लिए ही इसका गठन किया गया है दोस्तों। इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया क्योंकि इसका दायरा सीमित है। आगे दोस्तों यहां इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। और दोस्तों राष्ट्रीय आयोग की बात की जाए तो राष्ट्रीय आयोग क्या है? यानी इसे केंद्र स्तर पर, इसे केंद्र स्तर पर, इसे केंद्र स्तर पर, इसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय, इसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता
इसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के नाम से जाना जाता है। यानी जो न्यायालय है इसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र स्तर पर इसे किस नाम जाना जाता है दोस्तों? तो केंद्र स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में स्थित है, जो नई दिल्ली में स्थित है। जो कहां पर स्थित है दोस्तों? जो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे दोस्तों बात की जाए इसकी स्थापना की, तो स्थापना, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई। तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई। तो इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? तो इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई। आगे दोस्तों बात की जाए उपभोक्ता न्यायालयों में उपभोक्ता न्यायालयों में उपभोक्ता न्यायालयों में उपभोक्ता न्यायालयों में यह कानून के अंतर्गत, यह उपभोक्ता न्यायालयों में यह कानून के अंतर्गत, उपभोक्ता न्यायालयों में यह कानून के अंतर्गत सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है या न्यायालय है। तो दोस्तों ये जो तीन न्यायालय यहां पर गठित किए गए हैं उपभोक्ता मामलों के निदान के लिए, निवारण के लिए, तो इन तीन न्यायालयों में सबसे बड़ी लेवल के जो अदालत न्यायालय माना जाएगा दोस्तों वह है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। हालांकि दोस्तों इससे भी ऊपर एक न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। यानी इसके जो भी विवाद है उन विवादों का अंत में जो निदान होगा दोस्तों वो कहां पर होगा? सर्वोच्च न्यायालय में, जिसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। लेकिन उपभोक्ता न्यायालयों में जो तीन न्यायालय यहां पर उपभोक्ता संबंधित, इन उपभोक्ता न्यायालयों में कानून के अंतर्गत, उपभोक्ता न्यायालयों में यह कानून के अंतर्गत सबसे बड़ी अदालतें यानी सबसे बड़ा न्यायालय है। आगे दोस्तों इसमें बात की जाए जो कहां पर स्थित है, जो नई दिल्ली में स्थित है। आगे दोस्तों इसके बात की जाए यहां पर, तो इसका जो दायरा माना जाएगा, इसका क्या माना जाएगा? दायरा। तो इसका दायरा माना जाएगा संपूर्ण भारत, यानी अर्थात वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का निवासी होना चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में निवास करता हो, तो वह व्यक्ति इसका कार्य क्षेत्र माना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र, और दोस्तों इसका कार्य क्षेत्र माना जाएगा संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत का मतलब है अर्थात वो भारत का नागरिक हो, अर्थात वह भारत का, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, अर्थात दोस्तों वो क्या होना चाहिए? अर्थात वो भारत का नागरिक हो। तो इसका कार्य क्षेत्र माना जाएगा। आगे दोस्तों अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष, और दोस्तों इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका एक अध्यक्ष होता है। इसका क्या होता है? इसका एक अध्यक्ष होता है। इसका एक अध्यक्ष होता है, इसका एक अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों इसका एक अध्यक्ष होता है, जो इसका एक अध्यक्ष होता है जो इसका एक अध्यक्ष होता है जो
सर्वोच्च न्यायालय, इसका एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय, या इसी को ये कहा जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या दोस्तों इसी को ये कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त क्या होता है दोस्तों? न्यायाधीश होता है। तो ये इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों। वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए, वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष आर के अग्रवाल, आर के अग्रवाल। तो दोस्तों इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों आर के अग्रवाल। पूरा नाम दोस्तों, तो इसका पूरा नाम है राजीव कुमार अग्रवाल, राजीव कुमार अग्रवाल। तो दोस्तों इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष है आर के अग्रवाल यानी राजीव कुमार अग्रवाल। आगे दोस्तों इसमें बात करेंगे अध्यक्ष की नियुक्ति। अध्यक्ष की नियुक्ति। और दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जाए तो अध्यक्ष की नियुक्ति किस आधार पर होती है या किस प्रकार से अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जाए तो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है दोस्तों, यानी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, इस राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की नियुक्ति किस आधार पर होती है? तो दोस्तों यहां पर बात की जाए, वर्तमान में जो भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, उस मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उसकी सिफारिश पर ही केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति में यहां पर वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उससे परामर्श लिया जाता है और वह जिस व्यक्ति विशेष के नाम पर यहां पर परामर्श देता है,
जिसकी वो सिफारिश करता है, उसी व्यक्ति को यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों यहाँ पर इसमें बात करेंगे अध्यक्ष का कार्यकाल। अध्यक्ष का कार्यकाल दोस्तों, यहां पर अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करेंगे। दोस्तों यहां पर अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या, वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब इतने बड़े पद से यहां पर कोई भी व्यक्ति रिटायर्ड हो रहा है तो कहीं ना कहीं योग्यता दायित्व तो ऑलरेडी पहले से ही होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यायाधीश होगा उसी को यहाँ पर अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों वो अनपढ़ तो होगा नहीं, यहाँ पर जो भी होगा वो पढ़ा लिखा ही होगा और एक अनुभवी व्यक्ति होता है, उसी को यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों चर्चा करेंगे अध्यक्ष का कार्यकाल कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, इस राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष का कार्यकाल तो अध्यक्ष का कार्यकाल की बात की दोस्तों तो इसमें है 5 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की, 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो दोस्तों यहां पर जो अध्यक्ष का कार्यकाल दिया गया है वह दिया गया है 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। जैसे दोस्तों यहां पर मान लेते हैं कि आप लोग को पता होना चाहिए कि यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो इस सर्वोच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की उम्र में यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, 65 वर्ष की उम्र में यहां पर वो रिटायर्ड हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु में यहां पर रिटायर्ड हो रहा है। अगर मान लो यहां पर अध्यक्ष का पद खाली है, रिक्त है, और ये जो 65 वर्ष की एज में यहां पर व्यक्ति रिटायर्ड हुआ था, अगर इसी व्यक्ति को इसी एज में अगर यहां पर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया दोस्तों तो ये आसानी से 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगा। ये 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगा, अर्थात 70 वर्ष की एज और 5 वर्ष का कार्यकाल यहां पर पूरा कर सकता है अगर 65 वर्ष की उम्र में इसको बना दिया गया। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए, जैसे मान लो यहां पर जो भी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हुआ था, लेकिन इस समय यानी जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष का पद था वह रिक्त नहीं था। अब मान लो यहां पर 2 वर्ष बाद में यहां पर अध्यक्ष के पद पर कोई भी व्यक्ति रिटायर्ड हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है, तब तक यहां पर ये 2 वर्ष की अवधि के बीच में कोई भी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड नहीं हुआ, केवल वही व्यक्ति रिटायर्ड हुआ था 65 वर्ष की उम्र में। लेकिन उस व्यक्ति की तो जो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड हुआ था उस व्यक्ति की अब उम्र 67 वर्ष की हो चुकी है। बाई चांस अगर उस 67 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति को जो रिटायर्ड हो चुका था, अगर उस व्यक्ति को यहां पर अध्यक्ष के पद पर रिटायर्ड किया जाएगा, सॉरी अध्यक्ष के पद पर दोस्तों यहां पर नियुक्त किया जाएगा, तो बताओ यहां पर कि क्या वह 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर उसका जो उम्र की अगर बात की जाए तो उसकी उम्र तो 67 वर्ष की हो चुकी है और लास्ट में यहां पर कितना दिया हुआ है, 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इनमें से जो भी पहले रहेगा, अब आप लोग को पता है कि जो तो पहले होगा वो तो 5 वर्ष तो हो ही नहीं सकता, यहां पर पहले क्या हो जाएगा पूरा, यहां पर 70 वर्ष की उम्र यहां पर जो दायरा है वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर भले ही वह 3 वर्ष के कार्यकाल के रूप में यहां पर अध्यक्ष के पद पर रहा, लेकिन उसकी जो उम्र थी यहां पर लास्ट 70 वर्ष की, वो पूरा हो जाने के कारण या पूरी हो जाने के कारण यहां पर उसको अपने पद से क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यहां पर व्यक्ति को जो अध्यक्ष के पद में यहां पर नियुक्त किया गया है उसको अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उसको त्यागपत्र देना ही पड़ेगा दोस्तों। यहां पर आगे दोस्तों इसमें चर्चा करेंगे सदस्य। सदस्य अब दोस्तों यहां पर बात की जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं यहां पर प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों यहां पर बात की जाए इसमें इसमें 4 सदस्य होते हैं, इसमें 4 सदस्य होते हैं।
तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 4 सदस्य होते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहां पर 4 सदस्य होते हैं, इन 4 में से एक जो यहां पर रहेगी वो महिला रहेगी। और दोस्तों यहां पर जो महिला है वो महिला चाय पानी बनाने के लिए नहीं, यहां पर वो भी सदस्य के पद पर ही है। नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई यहां पर 4 सदस्य होते हैं और इन 4 में से जो महिला क्या है वो चाय पानी बनाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, यहां पर वो भी सदस्य होती है। वो भी क्या होती है? सदस्य होती है। तो यहां कितने सदस्य होते हैं? तो यहां 4 सदस्य होते हैं, इन 4 में से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, क्योंकि यहां पर एक पद जो रिजर्व किया गया है वो महिला के नाम से रिजर्व किया गया है। हालांकि पूरे पदों पर भी यहां पर महिला को नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि पुरुष के लिए तो एक भी पद यहां पर रिजर्व नहीं किया गया। जो रिजर्व किया गया है वो केवल महिला का ही एक पद यहां पर रिजर्व किया गया है। तो पूरे पदों पर भी यहां पर महिला को नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो यहां कितने सदस्य हैं? तो यहां 4 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। और दोस्तों यहां पर इसमें बात की जाए कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य, तो दोस्तों कुल सदस्य की बात की जाए तो कुल सदस्य 5 होते हैं। तो यहां कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल 5 सदस्य होते हैं। तो कुल सदस्य संख्या है यहां पर 5। इसमें कुल कितने होते हैं? इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य का मतलब यहां पर दोस्तों अर्थात एक अध्यक्ष, अर्थात एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। तो दोस्तों यहां पर कुल सदस्य संख्या कितनी आ जाएगी? तो कुल सदस्य संख्या यहां पर आ जाएगी दोस्तों 5। तो कुल सदस्य संख्या यहां पर 5। अधिकतम, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अधिकतम 11 सदस्य, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अधिकतम 11 सदस्य तक हो सकते हैं। जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दोस्तों कितने सदस्य तक? 11 सदस्य तक नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यहां पर 11 सदस्य तक नियुक्त करने का प्रावधान है दोस्तों, लेकिन अभी तक यहां पर कुल सदस्य संख्या 5 ही है, जिसमें से 4 तो सदस्य और एक अध्यक्ष। कुल सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों यहां पर? तो 5। जबकि अधिकतम कितने नियुक्त किया जा सकते हैं? तो अधिकतम 11 सदस्य तक यहां पर नियुक्त किए जा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर इसमें बात की क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है? तो आप लोगों से पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों यहां पर 4। आप लोगों से पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल सदस्य संख्या होती है, तो दोस्तों कुल सदस्य संख्या पूछेगा तो आंसर आएगा 5। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कितने तक सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? तो किए जा सकते हैं दोस्तों, यहां पर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आंसर 11 आएगा। कितने तक नियुक्त किए जा सकते हैं? तो 11 तक नियुक्त किए जा सकते हैं। वह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है नियुक्त करना नहीं करना। अभी तो यहां पर कुल सदस्य संख्या कितने दोस्तों? 5 ही है, और सामान्य सदस्य संख्या 4 ही है। कुल सदस्य संख्या कितनी है? 5, जिसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, और सामान्य सदस्य 4। आगे दोस्तों इसमें सदस्यों की नियुक्ति, तो दोस्तों यहां पर सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाए तो सदस्यों की जो नियुक्ति है वो सदस्यों की नियुक्ति किस आधार पर होगी?
तो दोस्तों जब भी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जब भी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, तो प्रत्येक बार दोस्तों अलग अलग नाम से यहाँ पर एक कमेटी का, एक समिति का गठन किया जाएगा और वह समिति जिस व्यक्ति विशेष के नाम से यहाँ पर सिफारिश करेगी, केंद्र सरकार उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का सदस्य के रूप में यहाँ पर नियुक्त करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर समिति का नाम नहीं आएगा पर्टिकुलर, क्योंकि प्रत्येक बार हर बार यहाँ पर अलग अलग नाम से ही समिति का गठन होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि एक समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाए, एक समिति की सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा, एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। एक समिति की सिफारिश पर किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आगे दोस्तों यहां से हम बात करेंगे सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल। और दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल की बात की जाए तो सदस्यों का यहां पर कार्यकाल क्या है? हालांकि दोस्तों पुराना जो कानून था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, वहां पर तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में भी सदस्यों का और अध्यक्ष का कार्यकाल समान ही था। लेकिन दोस्तों जो नया कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में यहां पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अलग अलग कर दिया गया। जबकि अध्यक्ष का यहां पर कार्यकाल रखा गया 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। लेकिन यहां पर सदस्यों का जो कार्यकाल रखा गया दोस्तों, तो 5 वर्ष का टाइम पीरियड तो हर जगह 5 वर्ष का ही रहेगा, लेकिन यहां एज में कुछ अंतर कर दिया गया। तो 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यहां पर ये सदस्यों का कार्यकाल रखा गया। इनमें जो भी कार्यकाल यहां पर पूरा होगा या तो 5 वर्ष के रूप में या 67 वर्ष के रूप में, यहां पर सदस्यों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष, 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु, 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो दोस्तों या तो 5 वर्ष की अवधि पहले पूरी हो जाए या 67 वर्ष की आयु पहले पूरी हो जाए, यहां पर व्यक्ति को यानी सदस्य को अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। तो 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आगे दोस्तों इससे में यहां पर बात करेंगे वाद केस मुकदमा प्रकरण दायर करने की प्रक्रिया। वाद केस मुकदमा प्रकरण दायर करने की प्रक्रिया। अब दोस्तों यहां पर बात की जाए, जैसे मान लो किसी दुकानदार या व्यापारी से उपभोक्ता ग्राहक या कस्टमर ने कोई सेवा ली है या कोई वस्तु को खरीदा है और उस वस्तु की कीमत ज्यादा है, सामने वाला न तो उसकी कीमत को लौटा रहा है दुकानदार और नहीं उसको बदलकर वहां पर देने का प्रयास कर रहा है। जब यहां पर उपभोक्ता को
न तो कीमत मिल पा रही है, न ही वस्तु के बदले वस्तु मिल पा रही है, तो वह वस्तुओं में शिकायत उत्पन्न होने पर 2 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर, जैसे मान लो आज की तारीख में उसने किसी वस्तु को खरीदा या कोई सेवा वो ले रहा है दुकानदार या व्यापारी से, लेकिन आने वाले समय में उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई शिकायत उत्पन्न हो जाती है। जिससे मोबाइल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर किसी उपभोक्ता ने 40-50 हज़ार का यहाँ पर मोबाइल खरीदा। अब जब खरीदा था तो अच्छा काम कर रहा था, वहाँ पर अच्छी सर्विस दे रहा था, लेकिन 6 महीने बाद में उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, कोई टेक्नोलॉजी का वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ना तो दुकानदार उसको चेंज कराए, नहीं उसकी कीमत को लौटाने का प्रयास कराए, तो फिर उपभोक्ता न्यायालय में उसकी क्या करेगा दोस्तों, उसकी शिकायत दर्ज करेगा। तो शिकायत दर्ज करने का यहाँ पर जो समय अवधि का यहाँ पर जो निर्धारण किया गया है दोस्तों, जो निर्धारित किए गए, वो भी यहाँ पर एक बाउंडेशन के रूप में यहाँ पर निर्धारित की गई दोस्तों। अगर उस अवधि के अंदर अंदर वहाँ पर शिकायत दर्ज करवा दे तो आप लोग का केस दर्ज कर लिया जाएगा, नहीं तो आप लोग का केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए वाद केस मुकदमा प्रकरण दायर करने की प्रक्रिया। वस्तु अथवा सेवा में, वस्तु अथवा सेवा में शिकायत उत्पन्न होने पर, वस्तु अथवा सेवा में शिकायत उत्पन्न होने पर, वस्तु अथवा सेवा में शिकायत उत्पन्न होने पर, वस्तु अथवा सेवा में शिकायत उत्पन्न होने पर 2 वर्ष की 2 वर्ष की अवधि के अंदर, 2 वर्ष की अवधि के अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में, कहां की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाना, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाना अनिवार्य है दोस्तों। तो यहाँ पर जो शिकायत दर्ज की जाएगी वह दोस्तों अभी वर्तमान में जो राशि का प्रावधान है यहाँ पर वह है 10 करोड़ रुपए से अधिक। अगर वस्तु या सेवा की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो उसका सीधा केस कहाँ पर दर्ज होगा दोस्तों, वह राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में होगा। क्योंकि पहले यहाँ पर राशि वहां करती थी 1 करोड़ रुपए से अधिक, लेकिन वर्तमान में राशि कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, तो वो होनी चाहिए 10 करोड़ रुपए से अधिक, तभी जाकर यहाँ पर व्यक्ति का प्राथमिक तौर पर इस राशि का केस राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में दर्ज किया जाएगा। आगे दोस्तों इसी में अपील करने की अवधि का प्रावधान, अपील करने की अवधि का प्रावधान, अपील करने की अवधि का प्रावधान। तो दोस्तों यहां इसमें बात की जाए अपील करने की अवधि का प्रावधान की, तो अपील करने की अवधि का जो प्रावधान यहां पर रखा गया दोस्तों, तो अपील करने की अवधि का जो प्रावधान है दोस्तों, तो ये प्रावधान यहां पर रखा गया राज्य उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा, राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय
उपभोक्ता आयोग में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 30 दिन, कितने दिन दोस्तों? 30 दिन की अवधि, 30 दिन की अवधि के अंदर, 30 दिन की अवधि के अंदर अपील करना, अपील करना अनिवार्य है, अपील करना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहां पर टाइमिंग का बाउंडेशन किया गया है 30 दिन का। जैसे मान लो आज की तारीख में यहां पर केस चल रहा था राज्य उपभोक्ता आयोग में, लेकिन वहां पर केस हार गया है जैसे उपभोक्ता या ग्राहक, तो वह अपने केस को, अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ में अन्याय हुआ है यहाँ पर, तो वो अपने केस को 30 दिन की अवधि के अंदर अंदर यानी 1 मंथ के अंदर अंदर वो इससे जो ऊपर का न्यायालय है राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, वहां पर अपील के माध्यम से अपनी शिकायत को वहां पर दर्ज करवा सकता है। फिर दोस्तों वहां पर आप लोगों का केस चलेगा। अगर केस वहां पर व्यक्ति जीत जाता है तो उसकी जो भी राशि है, तो राशि का मूल्य साथ में जो भी हर्जाना यहाँ पर केस लड़ने में उसको वहन करना पड़ा है, वो भी वहां पर हारने वाला जो दुकानदार है, व्यापारी, उसको सामने वाले को भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 30 दिन की अवधि के अंदर अपील करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपील करने का बाउंडेशन 30 दिन का रखा गया है। अगर अपील की यहाँ पर अवधि निकल जाती दोस्तों, 30 दिन से अधिक यहाँ पर फैसला सुनाया हुआ समय बीत चुका है, तो आप लोगों का केस फिर अपील के माध्यम से दर्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अपील का समय 30 दिन की अवधि ही यहाँ पर डिसाइड किया गया है दोस्तों। आगे दोस्तों इसमें निर्णय, निर्णय का मतलब है दोस्तों फैसला, निर्णय सुनाने, निर्णय सुनाने की अवधि। और दोस्तों यहां पर निर्णय सुनाने की अवधि की बात की जाए तो निर्णय सुनाने की अवधि यहां पर रखी गई है 3 माह में, 3 माह में। तो दोस्तों यहां पर जो फैसला सुनाया जाएगा केस का, वो 3 माह की अवधि में। आगे दोस्तों